हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मज़े में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो जल्द से जल्द आप सभी आ जाओ मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, क्योंकि आज के इस वीडियो में फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पोस्टमार्टम बेहद सिंपल तरीके से होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वन शॉट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, चाहे वो छोटे वाले हों या फिर बड़े वाले, सबका निपटारा आज हम बहुत ही आसानी से करने वाले हैं। तो भैया कमर कस लीजिए बच्चों, और जोश और जुनून के साथ जल्द से जल्द आप लोग भी शामिल हो जाइए और कॉपी और पेन लेकर के बैठना। क्योंकि भैया बोलते हैं ना, हमेशा से बोलते हैं कि यही बच्चों आज जो आप मेहनत करेंगे बोर्ड एग्जाम में, कहीं ना कहीं इसका परिणाम आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा। ठीक, इसीलिए बोलते हैं छाप के रखो। भले कोई अच्छा सा नोट्स ना बनाओ, ऐसा घसीट कर भी लिख दो कि आप पहचान जाओ बस अपनी लिखावट कि हमने क्या लिखा है, और यही आपके एग्जाम टाइम में रामबाण होगा। ठीक है ना। तो चलिए इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भैया, उनको बहुत ही सिंपल तरीके से निपटा देते हैं, और बहुत ज़्यादा लंबा लेकर नहीं चलेंगे। याद रखना, बहुत ज़्यादा भैया हम खींचेंगे नहीं कि जिससे आपको दिक्कत हो, कितना कुछ पढ़ना है, अभी तो बहुत प्रेशर नहीं। पेपर में हमेशा बोलते हैं भैया पढ़ो वही जो पेपर में आए। अभी हमारा टारगेट सिर्फ बोर्ड एग्जाम है। बाकी के बारे में हम बाद में सोचेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना, बट अभी तो हमारा टारगेट, हम सब का टारगेट 90+ है और बोर्ड एग्जाम है। चलिए भैया शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक, और इस चैप्टर का एक मज़ेदार टॉपिक कि वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या होता है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को ना 3 तरीकों से पूछता है रसगुल्लों। अब वो 3 तरीके क्या है पूछने के? देखिए, पहला पूछेगा कि वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए ओनली 1 नंबर में। दूसरा, जब ये 3 नंबर में पूछता है तो वैद्युत बल संबंधी कूलाम का जो नियम है उसके लिए सूत्र की स्थापना करिए बोलेगा, यानी इसका डेरिवेशन। और तीसरा पूछता है कि वैद्युत बल संबंधी कूलाम के नियम का वेक्टर रूप यानी सदिश रूप लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से, और कॉपी पेन लेकर के बैठना बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के टाइम रसगुल्लों यही आपके लिए रामबाण साबित होगा। उस टाइम कोई क्वेश्चन बैंक काम नहीं आएगा। क्वेश्चन बैंक में तो ये होता है कि थोड़ा आप न्यूमेरिकल वगैरह थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, एक आइडिया लग जाता है कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट बच्चों ये जो आपका नोट्स होगा यही आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम के टाइम, अगर आपका भी सपना है 90+। चलिए देखते हैं भैया। ठीक, कूलाम का नियम होता क्या है? देखिए कूलाम का नियम ध्यान से समझना। जैसे हम क्या करते हैं, 2 बिंदु आवेश ले लेते हैं। ठीक, एक बिंदु आवेश यहाँ पे Q1 है बच्चों, और एक यहाँ पे Q2 है। ठीक है ना। हमने क्या किया भैया, यहाँ पे एक बिंदु है Q1 और एक बिंदु क्या है Q2। ठीक, ठीक है ना, यानी A और B पर रखे गए हैं। A और B 2 बिंदु हैं, उन पर क्रमशः Q1 और Q2 आवेश रखे गए हैं। अब ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब यहां से हमने क्या किया, इसको रख दिया। हम मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी भैया वो क्या है, R है। क्या है बच्चों, इनके बीच की दूरी R है। तो ये जो कूलाम का नियम कहता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी ये भी पूछा जाता है कभी कभार कि भैया आकर्षण बल कब लगता है, प्रतिकर्षण बल कब लगता है। तो रसगुल्लों में ध्यान से समझना, अगर दोनों समान आवेश हैं, यानी अगर इधर भी प्लस क्यों है उधर भी प्लस क्यों है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी इनके बीच जो बल लगेगा वो बाहर की तरफ भैया। अगर एक माइनस क्यों है एक प्लस क्यों है बच्चों, तो इनके बीच क्या होगा भैया, आकर्षण बल लगेगा। तो याद रखना, आकर्षण और प्रतिकर्षण, यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत प्रकार के आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहां पर जो कूलाम का नियम बोलता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण, हमने बता दिया, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो भैया पहली चीज होता है कि जो F होता है रसगुल्लों, वो क्या होता है, Q1
इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती, पहली चीज। दूसरी बात ये बताया कि जो इनके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है ना, यानी जो बल होता है इनके बीच की जो दूरी होता है भैया, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया ना कि कूलाम भाई साहब ने क्या बोला कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है भैया, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, तो ये आपके दो समीकरण बन गए। ठीक है ना भैया, ये आपके क्या है, दो समीकरण यहां से बन गए। अब अगर हम इनको मिला देते हैं बच्चों, अगर हम मिला देंगे तो लिखेंगे भैया कि समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, 1 व 2 को मिलाने पर अगर हम इनको मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। अगर हम मिला देते हैं बच्चों तो यहां पर, एक मिनट भाई, अगर मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती का सीन है। हमने बोला ना कि ये भैया आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के, दोनों मिला देते हैं। ठीक है ना, समीकरण को जब मिला देंगे, अब यहां पर भैया याद रखना, अगर हम इसको हटा देते हैं बच्चों, इसको हटा देंगे तो कांस्टेंट के रूप में यानी नियतांक के रूप में यहाँ K हो जाता है और ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, बट यहां पे जो K है वो K क्या है, K एक नियतांक है। क्या, क्योंकि ये K क्या है भैया, एक नियतांक है। ठीक, एक नियतांक है तो इसका वैल्यू कुछ होता है, तो ये जो फार्मूला निकल कर आएगा F बराबर इस K के स्थान पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, और बाकी भैया ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक बच्चों, यही क्या हो जाता है, यही हो जाता है कूलाम का नियम। यही कूलाम के नियम के लिए फार्मूला हो जाता है। इस पे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर परावैद्युतांक मान लेते हैं कि दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हों बच्चों, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे K हो जाता है, ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। बट निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 होता है, इसलिए हमने यहां नहीं रखा है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान देना। समझ में आ गया बच्चों। तो कूलाम का नियम भैया लिखना क्या है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, हमने बोल दिया ना कि इन उनके, ठीक है ना, यानी उनके का मतलब इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है तथा उनके बीच की दूरी के यानी वर्ग के भैया व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने दोनों क्वेश्चन मिला दिया, दोनों में समीकरण को मिला दिया बच्चों, तो ये आपका इस तरह से एक फार्मूला हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना बच्चों, इसका ध्यान से समझना भैया, इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है, ठीक है, अब वेक्टर रूप भी थोड़ा समझ लेते हैं, समझिएगा। तो इसका बच्चों जो वेक्टर रूप होता है, वेक्टर, देखिए अगर दो कंडीशन होती है, पहला अगर Q1 के कारण, ठीक, Q2 पर बल लगता है तो ऐसे केसेस में बच्चों इसको फिर लिखते हैं, ऐसे केसेस में भैया लिख देते हैं F12 लिखते हैं, यानी पहले के कारण दूसरे पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद यहाँ पे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये वेक्टर R, ठीक ना, 1 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाता है, ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म। दूसरा ये चीज बच्चों याद रखना, अगर जैसे दूसरा भैया, अगर दूसरा बच्चों Q2 के कारण Q1 पर बल लगेगा, तब ये जो फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे F21 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे R जो कैप है 21 हो जाएगा। ये दर्शाता है F12 का मतलब पहले के कारण दूसरे पर कितना बल लग रहा है, ठीक है ना, पहले आवेश के कारण दूसरे पर। अगर भैया दूसरे के कारण पहले पर हो जाए तो यहीं पर F21 हो जाता है, ठीक है ना, याद रखना। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए, इसको इसका फॉर्म यहाँ पे थोड़ा लिख भी देते हैं, भाई जगह नहीं बची है बट यहाँ पे लिख दे रहे हैं बच्चों, याद रखना भैया। देखिए इसका यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
उसके अलावा भैया ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ये r कैप टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ये वेक्टर रूप है, ये वाला भी और ये वाला भी वेक्टर। बाकी मेन आपका कूलाम का नियम यही हो जाता है। ठीक है ना। अब एक चीज और याद रखना, कभी कभार ये पूछ लेता है भैया, तो बच्चों यहाँ पे 1/4 पाई, ठीक है ना, तो थोड़ा मिटाना पड़ सकता है इसको। पहले एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले हो गया बच्चों। देखिए इसका भैया एक इस चीज का यहाँ पे थोड़ा मिटा के हम मात्रक में मतलब इसका वैल्यू लिख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, उसका मान क्या होता है, हालांकि वहां पे दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में, डोंट वरी, बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका अगर मान पूछ ले बच्चों तो 9 गुणे 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। याद रखना रसगुल्लों, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में भैया। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है, चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है भैया कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखना है। बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक ये भी है कि वैद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं, इनके विलक्षण बोलेगा या गुण लिखेगा। ठीक, अब देखिए वैद्युत बल रेखाएं, वैसे हमने टॉपिक वाइज जो बताया था उसमें अच्छे से समझाया भी था, ठीक है ना, लेकिन यहां भी डोंट वरी, ये तो रामबाण है ना, वन शॉट है, रामबाण है। तो देखिए वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं बच्चों ये ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो सदैव वैद्युत बल रेखाओं मतलब वैद्युत बल की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। ठीक है ना, क्या बोला हमने कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक मतलब क्या कहते हैं इमेजिनेटिव होती हैं। ऐसा नहीं कि हाँ आपको आंखों से दिखेगी, नहीं भैया। तो वैद्युत बल रेखाएं केवल हम महसूस कर सकते हैं, है ना, वैद्युत हो हम उसको महसूस कर सकते हैं ना, देख तो नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो चाहे वैद्युत क्षेत्र है, जैसे वैद्युत बल है, चुंबकीय बल है, तो हम उसको फील करते हैं। ठीक है ना, तो वही चीज है कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत रेखा मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा का प्रदर्शन करती हैं उसे कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, बट वैद्युत बल रेखाओं से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछता है भैया वो पूछता है आपका ये चीज, इनके गुण। परिभाषा नहीं पूछता, याद रखना रसगुल्लों, परिभाषा नहीं पूछता है, पूछेगा वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं या वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो ध्यान से समझिएगा। पहला है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। समझिएगा, ये 2023 में भी पूछ लिया था, 24 में भी आया था कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं, क्या कारण है? तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेता है कि काटती नहीं है तो क्यों नहीं काटती हैं। चलिए हम बताते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि भैया दो वैद्युत बल रेखाएं हैं, एक ये जा रही है और एक यहां से एक ऐसे जा रही है। अगर आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, दोनों को एक दूसरे से कटवा दिया। अगर ऐसा होता भैया तो इस बिंदु पर, जैसे मान लेते हैं यहां पे कोई बिंदु O है, तो यहां पर एक साथ इसकी दो दिशाएं संभव हो जाती है ना, एक साथ दो दिशाएं। अब दो दिशाओं मतलब एक साथ यहाँ पे दो दिशाएं का होने का मतलब यह है कि वैद्युत जो बल रेखाएं हैं या वैद्युत जो दिशा है मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, ठीक है ना, वो एक साथ यहाँ पे दो दो दिशाएं हो रही हैं। जबकि ऐसा संभव है ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं होता है। यानी एक साथ उस वैद्युत बल की दो रेखाओं यानी दो दिशाओं की हम कभी भी मतलब उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। तो यही कारण है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो समझ में आ गया। अगर आपको लिखना भी होगा कारण में तो लिख लेना बच्चों। सुन लीजिए रसगुल्लों, हमने क्या बताया भैया कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक है ना, काटती क्यों नहीं है? अगर एक दूसरे को ये एक काटती तो इसके कटान बिंदु पर यहां पर क्या हो जाता, एक ही साथ दो दिशाएं हो जाती, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। यही कारण है, यानी ऐसा मतलब पॉसिबल ही नहीं है। यही कारण है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। नेक्स्ट है भैया कि ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। याद रखना, ये धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर मतलब समाप्त होंगी। नेक्स्ट, ये तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। अगला है कि ये सतत रेखा के रूप में या फिर वक्राकार होती हैं। ठीक है ना,
तो ये क्या है, वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण हो जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसको भी छाप लीजिए आप। हो गया भैया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रसगुल्लों, याद रखना। ये आपका भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैद्युत क्षेत्र नहीं, सबसे ज्यादा पूछता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए, सब कुछ बोलता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, कुछ भी हो हमसे क्या मतलब। सबसे पहले जान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहा जाता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, गौर से समझना। जिसे हम क्या कर दे रहे हैं, एक वक्र, एक हम फील्ड बना दिए, ठीक है ना। हमने क्या किया भैया, एक फील्ड बना दिया, एक फील्ड बना दिया। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र ई है। क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र ई है। अब यहां पर हम क्या करते हैं भैया, हम बाहर से, याद रखना बच्चों, हम बाहर से, इसमें हमने क्या किया है, कोई धन आवेश मान लेते हैं यहां पर हमने क्या किया है, कोई आवेश रख दिया है, ठीक है ना। हमने क्या किया है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक आवेश को रख दिया है, ठीक है। इतना कुछ समझ में आया। अब उसके बाद हम करते क्या हैं कि इसके पास एक कोई अन्य आवेश यहां पे हम ले आते हैं, क्यू नॉट हो गया या कुछ भी है, एक आवेश इसके पास लाते हैं। तो इसके कारण भैया इसमें हलचल उत्पन्न होगी, याद रखना। इसके कारण क्या होगा, इसमें हलचल होगी, यानी आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण होगा बच्चों। अब पहले भी बताया है, अगर समान आवेश है भैया तो प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश है रसगुल्लों आकर्षण। तो यहां पे हम यूं कह सकते हैं, अब परिभाषा लिख सकते हैं बच्चों कि किसी आवेश के चारों ओर, भैया एक आवेश है, इस आवेश के चारों ओर हमने एक क्षेत्र बना दिया, वो क्षेत्र है ई। तो किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को, इस दूसरे आवेश को अगर यहां पर ले जाना है तो वह भैया आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, यानी ये वाला आवेश, ठीक है ना। ठीक भैया, दोनों में क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। जैसे मैग्नेट अगर देख लें आप, तो भैया जैसे आप देखते हैं ना कि समान ध्रुव प्रतिकर्षण करते हैं, असमान ध्रुव आकर्षण होते हैं। जैसे अगर भैया जैसे उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास ले जाओगे चिपकते हैं, समान समान ध्रुव रहेगा दूर धकेलेंगे, तो आकर्षण प्रतिकर्षण वहां भी होता है। सेम वही लॉजिक यहां पर है बच्चों कि किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, तो ये एक क्षेत्र ही तो है, ठीक है ना, जहां पर किसी एक दूसरे आवेश को ले जाने पर वह क्या करता है, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, यानी इनके बीच बच्चों या तो भैया आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का अगर अनुभव होता है तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक। तो लिखेंगे परिभाषा, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो भैया ये तो रहा वैद्युत क्षेत्र, बट यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी हमने जो बताया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अभी हमने जो कुछ भी समझाया हमने ये बताया कि ये कोई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धन परीक्षण आवेश रख देंगे तो उस पर एक बल का अनुभव होगा, है ना। जो बल का अनुभव होता है, उस बल की जो तीव्रता होती है, जितनी तेजी से वो बल लगता है उस पे, उस तीव्रता को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आई बात समझ में। लिखेंगे कि एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक। समझ में आया रसगुल्लों। परिभाषा मतलब फार्मूले से परिभाषा कैसे निकालेंगे, जैसे ठीक ये E बराबर हो जाएगा F अपान क्यू नॉट, E बराबर F अपान क्यू नॉट। भैया यही तो हमने बताया अभी तक बच्चों, हम यही तो बता रहे हैं ना भैया कि एकांक धन परीक्षण आवेश है, F क्या है, बल है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले जो बल की तीव्रता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक। क्योंकि F क्या है बच्चों, इस फार्मूले में भैया अगर हम देखें F क्या है, बल है, ठीक है ना। क्यू नॉट क्या है, धन परीक्षण आवेश है, धन
परीक्षण आवेश है तो धन परीक्षण ये आवेश हो जाएगा। मात्रक की बात कर ले भैया, क्योंकि अब सब कुछ हमको निकालना भी तो पड़ेगा। मात्रक क्या हो जाएगा रसगुल्लों, याद रखिए मात्रक क्या हो जाएगा भैया, बल का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और ये नीचे आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है रसगुल्लों, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम भैया इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब जैसे इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ ले बच्चों, यानी विमीय सूत्र या फिर विमा कह लें, क्योंकि सब कुछ जानना बेहद जरूरी है। तो भैया देखिए इसका विमा क्या हो जाएगा, देखिए बल का विमा होता है ml t के घात -2, ठीक, बल का विमा होता है। नीचे क्यू नॉट है, क्यू बराबर I इंटू टी होता है, तो I का A हो जाएगा, T का T ही रहेगा, तो इसका नीचे हो जाएगा AT, ठीक है। तो ये क्या बनकर आएगा, जैसे ml t के घात, देखिए ये यहां पे याद रखना t के घात -2 है, यहां पे AT है, ठीक, तो ये ऊपर जाएगा तो t के घात ये -3 हो जाएगा, a की घात ये -1। तो यहां पे इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा बच्चों ml t के घात -3 a की घात -1, यानी a इनवर्स 1। और ये हमेशा इस कोष्टक में लिखा जाता है। तो याद रखना इसका मात्रक क्या हो जाएगा भैया, ये मात्रक रहा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र। तो आई बात समझ में भैया, समझ में आ गया ना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। ठीक, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगर हम बात करें तो बच्चों ये जनरली मतलब आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, ठीक, कभी कभार ऐसा है, देखिए हाँ रेगुलर तो नहीं पूछा जाता, बट इतना जरूर कहेंगे कि इंपॉर्टेंट है, हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, याद रखना। चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं भैया, हमने सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 2 आवेश हैं, एक है क्यू और दूसरा है क्यू नॉट, ठीक, प्लस क्यू है दूसरा क्यू नॉट है। कहां पर रखे हैं, तो भैया मान लेते हैं कि ये किसी बिंदु O पर रखा है, ठीक है, किसी बिंदु O पर रखा है, और यहां से इसकी दूरी क्या है, हम मान लेते हैं कि O से भैया ये R दूरी पर, O से बच्चों R दूरी पर एक बिंदु क्या है रसगुल्लों, P है। हम मान लेते हैं कि एक बिंदु क्या है भैया, यहाँ पे P है, और इस बिंदु पर ही अपने को क्या निकालना है, इस बिंदु पर ही अपने को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का व्यंजक निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए लिखने वाली जो चीजें हैं आप लिख भी सकते हैं, ठीक, कि माना किसी बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है ना, क्या है भैया, एक प्लस क्यू आवेश रखा है। अब आगे लिखेंगे कि इस बिंदु से यानी इस बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक, जिसपे प्लस क्यू नॉट आवेश रखा है, और इस बिंदु पर ही हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो अब हम निकालेंगे भैया, तो लिखेंगे, ध्यान से समझना, तो हम लिखेंगे कि प्लस क्यू तथा प्लस क्यू नॉट के कारण वैद्युत बल, वैद्युत बल। अब भैया वैद्युत बल तो यहां पे लिखेंगे पूरा कूलाम के नियम से ही पूरा रहेगा, वही कूलाम का नियम होता है बच्चों 1 भैया फार्मूला क्या होता है कि F बराबर बच्चों होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है, तो भैया Q1 की जगह पर केवल Q है, Q2 के स्थान पे Q नॉट है बच्चों, और अपान नीचे हो जाएगा R स्क्वायर। इतना हो गया भैया, इतना हो गया, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब यहां पर लिखेंगे हम, ध्यान समझना, अब हम लिखेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब फार्मूला होता है भैया E बराबर क्या बताया बच्चों, F/Q नॉट, है ना, ये फार्मूला होता है। तो यहां पर
अब ध्यान से समझना समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है रसगुल्लों? तो हम वही लिखेंगे भैया कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब ये जो कुछ भी है इसमें देखेंगे तो भैया ई बराबर एफ का पूरा ये वैल्यू है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर बच्चों। अपन नीचे क्या हो जाएगा भैया देख सकते हैं, Q नॉट क्या है, Q नॉट है। ठीक है, तो कटने वाली चीजें हैं बच्चों, काट देते हैं भैया, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ऊपर Q बचा नीचे आर स्क्वायर, तो Q अपान आर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। 1 मिनट देखते हैं भैया थोड़ा क्वालिटी, 1 मिनट। ठीक है, चलिए हो गया भैया, तो चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम हो गया बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक इस चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों की परिभाषा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जैसे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में था, सेम उसी तरह का वैद्युत द्विध्रुव क्या है, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बट इसमें भी इंपॉर्टेंट ये नहीं है बच्चों, ये है, लेकिन कभी कभार होता है ना कि भैया आउट ऑफ सिलेबस, मतलब यह है कि जिसकी तैयारी करके जाओ वो नहीं आता, जो ना पढ़ो ना टपक पड़ता है। तो कभी कभार इसको दिन रात अगर रट के गए हो तो ये आ गया, तो ये आपके साथ ना होने पाए, हम है ना। चलिए देखिए भैया, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब ही होता है दो ध्रुव। कितने? 2। अब 2 ध्रुव में कौन, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, बस यहीं से परिभाषा खत्म हो जाती है। तो मतलब वैद्युत द्विध्रुव क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो 2 विपरीत यानी समान परिमाण तथा विपरीत आवेशों से बना होता है। ठीक, यानी जैसे यहां पे क्या है, माइनस क्यों है, ठीक, और यहां पे क्या है बच्चों, प्लस क्यों है। ठीक, माइनस क्यों और प्लस क्यों है बच्चों, याद रखना भैया। और यहां से ये चीज एक, और इनको हमने क्या किया है, एक अल्पतम मान लेते हैं कि इनको हमने एक अल्पतम दूरी यानी 2L पर रख दिया है। ठीक, अगर यहां पे ये भी देखें, अगर इसके बीच अगर हम बीचों बीच एक बिंदु O ले लें भैया, तो तब तो ये क्या हो जाएगा, इधर की दूरी L हो जाएगा, इधर की दूरी L हो जाएगा। ठीक है ना, बट टोटल की बात कर ले भैया, तो यहां पर हम यही समझाना चाहते थे कि टोटल कितनी है, 2L है। टोटल कितनी है, 2L है। तो ध्यान से समझिएगा कि 2 विपरीत प्रकार के आवेशों को, ठीक, अब विपरीत प्रकार के रहेंगे लेकिन परिमाण समान होगा, यानी इनका अगर मान हम कह लें, यूं कह सकते हैं समान होगा, बट आवेश विपरीत है। एक पे भैया ऋण है तो एक पे धन है। तो 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनको एक दूसरे से अल्पतम दूरी यानी 2L हमने ले लिया है। अल्पतम दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है, जो ये स्ट्रक्चर बनती है, जो ये संरचना बनती है रसगुल्लों, इसी को अपन क्या बोलते हैं भैया, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्योंकि इसके 2 ध्रुव हैं ना, एक माइनस क्यों एक प्लस क्यों। आई बात समझ में, परिभाषा आप लिखेंगे कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है या जो संरचना बनती है भैया, उसे ही कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है ना, चलिए तो वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे हमने यहाँ पे इनको भैया कोई ना कोई नाम दे दिया, ये एक A है बिंदु और यहाँ पे ये B है, और A पर माइनस क्यों रखा है, B पे प्लस क्यों रखा है, दोनों के बीच की दूरी 2L है। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव होगा। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में देखना है बबुआ कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ध्यान से समझिएगा कि 2 आवेशों में से, इनमें हमने बताया ना कि 2 आवेशों में किसी एक आवेश का मान
तथा उनके बीच की जो अल्पतम या न्यूनतम दूरी है उसका जो गुणनफल होता है भैया, उसी के गुणनफल को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको P से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। चलिए, तो इसको तो भैया हम इस परिभाषा से ही फार्मूला बना लेते हैं। हमने क्या बताया कि दोनों आवेशों में कोई एक आवेश ले लिया, क्यों, तथा इनके बीच की दूरी है, यानी इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों? 2L है। इनका कह रहा है कि गुणनफल, इनका जो है गुणनफल ही क्या कहलाता है? P, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है। ठीक है ना, यही क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला। ठीक, P बराबर Q गुणे 2L, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों कि P बराबर 2QL। ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होता है भैया, तो याद रखना। ठीक है ना, P बराबर 2QL। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो जरूरी इसमें भी है वही चीज़ है मात्रक और विमा। तो इसका मात्रक क्या होता है भैया? सबसे पहले हम मात्रक समझेंगे बच्चों। तो इसका मात्रक क्या होता है रसगुल्लों? ध्यान से समझिएगा। अब मात्रक क्या हो जाएगा भैया? आवेश है, ठीक है ना, आवेश है। ठीक, आवेश का मात्रक कूलाम, 2L है, तो यानी लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, तो भैया क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों? कूलाम मीटर। ठीक है ना, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, C और यहाँ पे M, यानी C कैपिटल में, क्योंकि अगर CM लिख देंगे भैया तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, बट बड़े में C लिखेंगे, M लिखेंगे, कूलाम मीटर हो जाएगा। बट अगर स्मॉल में M लिख के C लिख देंगे तो मिली कूलाम हो जाएगा। तो याद रखना ये सारी चीजें, तो कूलाम मीटर हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद इसका डायमेंशनल फार्मूला भी जानना जरूरी है रसगुल्लों, विमा भी जानना जरूरी है बच्चों। तो देखिए, विमा कैसे निकालेंगे बबुआ, समझिए। देखिए, आवेश है क्यों, क्यों का AT होता है, आपको बताया था, AT होता है, AT होता है। ठीक, उसके अलावा भैया क्या बचा? L, लंबाई है, लेंथ भैया, तो लंबाई का L ही होता है। तो अगर इसको मिला के लिख देंगे बच्चों तो ये LTA हो जाएगा, जिसको अगर आप याद करना चाहेंगे तो इसको एक लता, ठीक, LTA मतलब लता, LTA लता, एक ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा इसका। और एक चीज और, मात्रक में और एक इसका मात्रक होता है भैया, इसी का मात्रक होता है डिबाई। क्या होता है? डिबाई। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है बहुविकल्पी में कि डिबाई किसका मात्रक है, तो डिबाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। आई बात समझ में भैया? चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। इस टॉपिक के बारे में जितना कुछ कहें कम है, क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर वाला टॉपिक छोटा सा है बट 5 नंबर में पूछता है। देखिए जनरली इसको 3 नंबर में भी कभी कभार पूछ लेता है, बट इसमें ऐसा देगा आपका डेरिवेशन और साथ में एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऐड कर देगा 5 नंबर में। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए करते क्या है, सबसे पहले ध्यान से समझिए भैया, हम क्या कर लेते हैं, कोई एक समान, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक समान क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, इस तरह से हम दर्शा दे रहे हैं कि मान लेते हैं कि भैया कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना, ये रहा। ठीक, इतना ही रखते हैं कि मान लेते हैं, माना एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र क्या है भैया, एक समान ये वैद्युत क्षेत्र है बच्चों E, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, एक समान ये वैद्युत क्षेत्र E है, इधर जो दर्शा रहा है। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या किया भैया, हमने इसमें मान लिया कि हम क्या करते हैं कि कोई यहां पर क्या करते हैं कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। इस तरह से हमने कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, नाम क्या रख देते हैं कि मान लेते हैं ये बिंदु भैया A है और ये बिंदु क्या है, B है। ठीक है,
और बिंदु ए पर हमने क्या कर दिया बच्चों, माना यहां पर मान लेते हैं कि हमने क्या किया, एक भैया माइनस क्यू आवेश रख लिया और एक यहां पर बच्चों प्लस क्यू आवेश हमने रख लिया, क्योंकि द्विध्रुव बना ही होता है विपरीत प्रकार के आवेशों से, है ना। इतनी बात तो आपको भी मालूम है रसगुल्लों। अब क्या करते हैं बच्चों, हम मान लेते हैं भैया कि इनके बीच की जो दूरी है ना भैया वो कितनी है, इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो 2l है। इनके बीच की दूरी कितनी, 2l है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत हुई नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए भैया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर हम बच्चों याद रखना, हम क्या करते हैं भैया कि अगर यहां से, अब देखिए इसकी थोड़ी दिशा भी देख लेते हैं, इसकी जो दिशा इधर हो जाएगी F बराबर, यानी इस भैया बल लगेगा Q इंटू ई। कहां से आया, क्योंकि भाई F बराबर, देखिए ये E बराबर क्या होता है, F अपान Q, E बराबर F अपान Q होता है या Q नॉट, ठीक। तो वहीं से यहां पर तो हमने Q रखा है तो इसलिए Q रखा है, ठीक। तो F बराबर Q ई इधर हो जाएगा भैया। इधर भी अगर हम बल देखेंगे तो इधर भी वही चीज कि F बराबर Q इंटू ई, ठीक। एक तरफ ये आपका प्लस में रहेगा, एक तरफ माइनस में, ठीक। ये आपको दर्शा रहा है बल है। अगर अब देखें तो इनको हम भैया इनकी लंबिक दूरी अगर कह दें, इसको डैश डैश यहां से वैसे बढ़ा दें और इसको ऐसे बढ़ाते चले आए, ठीक। और इसको हम बिंदु C दे दें, तो यहां के बीच अगर देखेंगे तो भैया मान लेते हैं कि एक थीटा कोण बन रहा है। तो अब क्या है, ABC एक ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया बच्चों, एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बन गया है भैया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक, थोड़ा जो लिखने वाली चीजें इसमें लिख देते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे बच्चों कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक वैद्युत क्षेत्र, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र या एक वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा है, ठीक है ना, थीटा कोण पर रखा है। तो इतना समझ में आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हमने थीटा कोण पे रख दिया है। तो सबसे पहले अब थोड़ा क्या करेंगे, यहां से त्रिभुज, देखिए हमको पता है ये वाली दूरी कितनी हो गई, 2l, ठीक है ना, 2l दूरी हो गई। मालूम है बच्चों कि ये तो भैया 2l दूरी हो गई। अब एक चीज ध्यान देना, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में, इसमें क्या करते हैं, हम इसके लिए BC का मान पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना, BC का मान निकाल लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब क्या है, BC है, ठीक, लंब BC है। अब उसके बाद लंब बटे क्या होता है, आपका कर्ण होता है, कर्ण क्या है 2l, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो भैया यहां पे जो BC है तो BC बराबर क्या हो गया, 2l साइन थीटा, ठीक है ना। यानी ये जो 2l होता है ये BC निकल के क्या आई है भैया, तो ये दूरी आई है, ठीक है ना। दूरी कैसी है, लंबवत, तो लंबवत दूरी निकल कर आई है, लंबवत दूरी हम कह लें, यानी जो BC बराबर निकल कर आया है 2l साइन थीटा। अब ऐसा क्यों निकाला बताते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया भैया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है। तो अब लिखेंगे वही चीज कि लिखेंगे भैया कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा रसगुल्लों, लगने वाला जो बल आघूर्ण हो जाएगा भैया, देखिए बल आघूर्ण फार्मूला होता है कि बल आघूर्ण बराबर होता है, ठीक, बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक है ना, लंबवत दूरी, यहां पर लंबवत है तो यानी बल गुणे दूरी होता है, इतना याद रखना, बल आघूर्ण बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों कि टाउ बराबर F इंटू, यहां पे जो लंबवत दूरी है भैया वही तो लंबवत दूरी निकाल लिया है ना, BC निकाला है बच्चों, तो ये हमने यहां पर BC रख दिया भैया।
क्या रख दिया बच्चों, BC रख दिया। तो टाउ बराबर, अब टाउ बराबर क्या हो जाएगा, F का वैल्यू, F देखिए F बराबर Q इंटू ई, Q इंटू ई हो जाएगा, तो Q इंटू हमने ई रख दिया। BC कितना है, तो भैया है 2L साइन थीटा। कितना है बच्चों, 2L साइन थीटा। तो हम यूं कह सकते हैं टाउ बराबर, एक चीज ध्यान देना, हमको एक चीज और, इसको थोड़ा अगर सही से लिखें, कैसे, क्यों गुड़े 2L, इसको पास पास रख दें बच्चों, क्यों गुड़े 2L पास पास रख दें, इनटू का ई यहां पे पड़ा है और आपका साइन थीटा है। तो अब अगर आपको पता हो बच्चों, चूंकि, या याद करो वो दिन, चूंकि यहां पे लिखना चाहते हैं, चूंकि P बराबर होता है क्यों गुड़े 2L, है ना बच्चों, क्यों गुड़े 2L होता है भैया। तो इसके यानी इस P के स्थान पे हम ये चीज, यानी इसके स्थान पे हम P लिख सकते हैं, ठीक। तो हम इतना लिख सकते हैं बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा भैया, एक मिनट इधर थोड़ा समझिएगा, इसको भी साइड रखिए उधर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं, यहाँ दिख रहा है नीचे, हाँ यही लिख देते हैं भी, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी टाउ बराबर बच्चों PE, ठीक, इतने बराबर P और ये E है ही, PE साइन थीटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो यही तो हो गया बच्चों, यही हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, ठीक है ना। इसको कुछ करने की जरूरत ही ना है, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। ये तो भैया यही हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब यहाँ पे कंडीशंस बहुत सारी होती हैं भैया, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो भैया ऐसी केसेस में ये जो बल लगेगा अधिकतम लगेगा, ठीक, याद रखना। कभी कभार ये पूछ लेता है, यहाँ पे पूछ लेगा थीटा बराबर 30 दे देगा, थीटा बराबर 90 दे देगा, थीटा बराबर 0 रख देगा। तो वो चीज़ तो आप समझ रहे हैं ना कि जो कुछ भी कहेगा, यानी अधिकतम बलाघूर्ण पूछ लेता है कभी कभार, कब लगता है, तो भैया जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का वैल्यू कितना, साइन 91 होता है, तो इसलिए टाउ मैक्सिमम बराबर PE होगा, ठीक। तो ये हो जाता है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का व्यंजक, है ना। तो है ना मजेदार टॉपिक भैया। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं भाई आगे, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भैया ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक, इसके लिए व्यंजक भैया आपका जो फार्मूला होता है W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये कहेंगे कि सर जी ये क्यों नहीं बता रहे हैं, देखिए ये थोड़ा लेंदी है, ठीक है, और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अगर देखेंगे हर एक टॉपिक को करना तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग भी थोड़ा उबने लगोगे। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह रहे हैं बच्चों कि टॉपिक आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, और अगर आपको देखना भी है तो कहीं जाना है नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भैया हम इसकी लिंक डाल दे रहे हैं, इस वाले की भी इसकी भी, इसी वीडियो में, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो भैया आप इसको थोड़ा वहाँ पर क्लिक करके इसी में से देख लेना, फिर आगे बढ़ना, ठीक। तो पहले इतना समझ लेना कि ये वाला हो गया। दूसरा है आपका कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, तो ये भी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे। और अब की बार यानी 2025 में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्यों बच्चों, क्योंकि 2024 में पूछा था, निरक्षी पूछा था, तो इसके अब की बार इस वाले के आने के कुछ ज़्यादा ही चांसेस हो जाएंगे। फार्मूला होता है आपका, देखिए ई निकालना है तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 2p/r³, ठीक। यही क्या हो जाता है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो ये सब बताया है, ऐसा मत सोचना कि नहीं बताया है, हम बता दे रहे हैं ना कि बस इसी वीडियो में हम लिंक डाल देंगे, देख लेना बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्या है भैया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, तो ये भी बताया ना कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक।
इसीलिए डेरिवेशन वाले हमने पहले ही करवा दिया बच्चों। तो याद रखना इसका जो फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 P/r³। ठीक, ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हो जाता है। तो ये तीन के तीनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं। अगर पहला अगर चाहे तो आप इग्नोर कर भी सकते हैं, बट भैया ये और ये यानी दूसरा तीसरा तो इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, देखना ही पड़ेगा, हर हाल में देखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए तो भैया ये भी स्क्रीनशॉट कर लेना बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगला देख लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हो भैया मात्रक विमा वगैरह भी, बट इसका सबसे ज़्यादा परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और परिभाषा के साथ मात्रक जरूर, ठीक, मात्रक तो इंपॉर्टेंट है ही बच्चों। देखिए क्या है, ध्यान से समझना कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसको हम दो फिगर के माध्यम से समझते हैं। हम क्या करते हैं कि दो फिगर के माध्यम से इसको आपको अच्छे से समझाते हैं। एक ये हो गया और इसके बाद एक देखिए, दो पृष्ठ आपको दिख रहे हैं, ध्यान से समझना, दो पृष्ठ आपको यहां पर दिख रहे हैं। ठीक, अब इसमें है क्या, तो ये मान लेते हैं कि दो काल्पनिक पृष्ठ हैं, तो ये और स्थित कहां है, एक वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ये दो आपको काल्पनिक पृष्ठ दिख रहे हैं, किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी उन्हीं को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब ही होता है वैद्युत बल रेखाओं का मतलब पृष्ठ से लंबवत गुजरना। देखिए जैसे यहां पे है, मान लेते हैं कि भैया एक ये आपकी यहां से एक रेखा निकल रही है, ठीक है, इसी तरह से हम मान लेते हैं कोई दूसरी रेखा ऐसे निकल रही है, ठीक, इसी तरह से भैया कोई तीसरी रेखा निकल रही है, कोई इस तरह से चौथी रेखा निकल रही है। तो यहां से ये जो रेखाएं निकल रही हैं तो भैया ये अभिलंबवत निकल रही हैं, सीधी सीधी। अगर यहां पे देखें तो जैसे यहां पे मान लेते हैं कि कुछ कोण बनाते हुए निकले, ठीक, ऐसे हम मान लेते हैं कि इस तरह से ये निकल रही हैं। ऐसे तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ एंगल बनाते हुए, ठीक है ना। ये भैया क्या है, जैसे मान लेते हैं कि इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए निकल रही हैं, जैसे ये थीटा कोण पर, ठीक। तो ऐसे केसेस में अब देखिएगा हमने बोल दिया ना कि ये, तो इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा बच्चों, देखिए फाई ई से दर्शाते हैं, फाई ई बराबर ये हो जाएगा ई इंटू ए, ठीक, पाई ई बराबर ई इंटू ए हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। बट अगर क्या है थीटा कोण पर ये गुजरती हैं तो भैया इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा भैया, ठीक है ना, ई ए कॉस थीटा, ठीक, थीटा कोण पर जब निकलती हैं, ये चीज याद रखना। लेकिन हाँ इसका अगर जैसे समाकलन संपूर्ण किसी पृष्ठ से संपूर्ण अगर हम वैद्युत फ्लक्स की बात कर ले बच्चों, तो अगर जैसे संपूर्ण आ जाता है तो भैया संपूर्ण के लिए समाकलन लगता है। हमने बोला था बच्चों, आपको बताया भी था, जब संपूर्ण लग जाता है भैया तो संपूर्ण के लिए अगर जैसे ये आपका हो गया समाकलन, ये आपका भैया फाई ई हो गया, ठीक, संपूर्ण के लिए यहाँ पे, तो ऐसे केसेस में हो जाता है ये समाकलन यहाँ पे वेक्टर ई इंटू, ठीक, ए मतलब ई इंटू डी ए, ठीक है ना, ई इंटू डी ए। और यही जब तोड़ते हैं, चूंकि हमको जैसे अगर ए इंटू बी, वेक्टर ए इंटू बी अगर आपने पढ़ा है भैया ए इंटू बी, तो वेक्टर ए इंटू बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, याद है ना। तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे तो ये बराबर का हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई इंटू क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। शायद इधर दिख ना रहा होगा तो हम थोड़ा लिख दिए हैं, ठीक, ये इसके पूरा
बराबर हो जाता है। ठीक, ये इसके तो याद रखना। तो संपूर्ण की बात करता है ना, तो संपूर्ण के लिए ये चलता है भैया, याद रखना। ठीक, बाकी वैसे हमने बताया कि ये लंबवत जैसे गुजर रही हैं तो फार्मूला फाई ई बराबर ई इंटू ए। मात्रक वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा भैया वोल्ट मीटर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर हो जाता है। ठीक, इसका मात्रक। ठीक, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। बस बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। वैद्युत फ्लक्स क्या है, हमने बताया किसी कोई भी कोई पृष्ठ है, किसी मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के मतलब काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबोत जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, ये क्या है, तो भैया वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक, तो वैद्युत बल रेखाओं को ही कहा जाता है क्या, वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। आई बात समझ में। चलिए भैया इसको भी जल्दी से छाप लीजिए। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है आप लोग कमेंट करिएगा भैया, इसका विमीय सूत्र। ठीक, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स जब हम बता रहे थे तो अच्छे से समझाया था। हाँ, ये टॉपिक चलिए देखते हैं। ये तो भैया अपने आप में एकदम से लाजवाब है बच्चों। ये तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना कुछ बोले उतना कम है। ठीक, छोटे छोटे टॉपिक हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना बच्चों। ये फिर से आपको बता दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए इनका डेरिवेशन में भी, इस चैप्टर में डेरिवेशन में भी इनका काम आता है। जब हम गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग बता रहे थे तो उसमें पहला है जो सतत आवेश का वितरण में 3 प्रकार का होता है आवेशों का वितरण। पहला रैखिक आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठ आवेश घनत्व, तीसरा हो जाता है भैया आयतन आवेश घनत्व। चलिए तीनों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चों, रैखिक आवेश घनत्व होता क्या है, तो किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित या फैला हुआ ठीक आवेश की मात्रा को ही रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, और इसको लैम्डा से दर्शाते हैं। जैसे कोई तार है बच्चों, समझना भैया, जैसे ये कोई तार है, ठीक, तार की जो प्रति एकांक लंबाई है भैया मान लेते हैं कि भैया वो तो क्या है, एल ही होगी। ठीक, एल हो जाएगी। तो तार की प्रति एकांक लंबाई पर, इस लंबाई पर बच्चों, तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित जो आवेश होगा, एक भाई तार की लंबाई तो मान लेते हैं बहुत है, लेकिन इसकी कोई प्रति एकांक लंबाई एक छोटा भाग होगा, उस पर जितना भी आवेश इकट्ठा होगा, जितना आवेश लगा रहेगा, उसी की मात्रा को कहा जाता है रैखिक आवेश घनत्व। इसको लेम्डा से दर्शाते हैं बच्चों। तो भैया लेम्डा बराबर जो फार्मूला हो जाएगा, लेम्डा बराबर क्यू अपान एल। क्या होता है, क्यू अपान एल। बोल दिया ना भैया। देखिए क्यों क्या है, तो भैया एल क्या है, लंबाई। तो तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं बच्चों, लेम्डा बोलते हैं, बोले तो रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रक भी पूछा जाता है, तो मात्रक क्या होगा रसगुल्लों, याद रखना, क्योंकि मात्रक भी जरूरी है भैया। ठीक, मात्रक इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए गौर से समझिएगा। आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है ना, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया, किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व यानी रेखिक आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको अपन किससे, लेम्डा से दर्शाते हैं। ठीक है ना, किससे दर्शाते हैं, लेम्डा से। दूसरा है बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ कोई पृष्ठ है, ठीक, जैसे एक बोर्ड ही है भैया, ले लेते हैं, और इस बोर्ड का मतलब कोई बोर्ड का एक कोई छोटा सा हिस्सा है, और उस पर जितना आवेश लग जाएगा रसगुल्लों, उसी आवेश को बोलते हैं, मतलब उसी की मात्रा को बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। और इसको अगर हम बात करें तो सिग्मा से दर्शाते हैं। जैसे हमने बोल दिया ना कि कोई पृष्ठ है, इसमें क्या है भैया कि जैसे कोई पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के, ठीक, इस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अब जितना आवेश लगेगा, ठीक, यानी इसके क्षेत्रफल पर जितना आवेश लगेगा भैया, और यहाँ पर तो बच्चों क्या था, लंबाई पर था, तो यहाँ पर क्षेत्रफल पर जितना आवेश लगेगा वो क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो फार्मूला हो जाएगा बच्चों, फार्मूला हो जाएगा कि सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, क्योंकि अब की बार क्षेत्रफल पर वितरित हो रहा है भैया, तो सिग्मा बराबर क्यू अपान ए।
तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, क्योंकि पृष्ठ पर यह आवेश घनत्व लगा है। अब इसका मात्रक निकालना चाहेंगे रसगुल्लों, तो मात्रक क्या हो जाएगा समझिएगा। मात्रक क्या हो जाएगा भैया? भैया आवेश का मात्रक तो कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, बट अगर देखें क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, ठीक, तो मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, उसका कूलाम प्रति मीटर है। अब नेक्स्ट है बच्चों, तीसरा है भैया आयतन आवेश घनत्व। तो जाहिर सी बात है, देखिए जब रेखीय था तो तार की लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व, फिर पृष्ठ था तो किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। बट बच्चों अब आयतन है, तो भैया किसी आयतन पर एक समान रूप से जो वितरित आवेश होता है उसकी मात्रा को कहा जाता है आयतन। अब चाहे वो गोले का हो, चाहे कोई अन्य भाग हो भैया, ठीक है ना, एक नली के रूप में हो, कुछ भी हो उसका, तो इसके लिए कहा जाएगा, ठीक। तो अब यहां पे ध्यान देना, जैसे हमने बोल दिया ना, जैसे इस तरह से है, तो अब की बार क्या बोल रहा है कि आयतन पर जो भी वितरित आवेश होगा उसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व, और इसको बच्चों रो से दर्शाते हैं, ठीक है ना, रो, ये सिग्मा हो गया बट इसको रो से दर्शाते हैं। तो यहां से रो बराबर, इसको क्या बोलते हैं? रो, पी मत समझ लेना, ये थोड़ा टेढ़ा से होता है ऐसे। तो रो बराबर कितना हो जाएगा? ऊपर तो क्यों ही रहेगा बच्चों, नीचे अब की बार वॉल्यूम है भैया, आयतन है, तो ये हो जाएगा क्यू अपान वी। अब इसका भी मात्रक हमको जानना चाहिए भैया, इसका भी मात्रक हमको पता होना चाहिए। तो मात्रक क्या हो जाएगा रसगुल्लों, बताइएगा आप लोग, मात्रक क्या है भाई? आवेश का मात्रक तो कूलाम ही है। अब की बार भैया आयतन है, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर होगा? नहीं होगा, अरे मीटर क्यूब होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा भैया? मीटर क्यूब, ठीक। तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब। याद रखना, ये रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, तीन के तीनों अपने आप में काफी लाजवाब हैं। नीचे वाला तो उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट ये दोनों बच्चों रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। चलिए, भले ही छोटे में 1-2 नंबर में ही पूछे जाते हैं, बट पूछे जाते हैं, याद रखना हर साल। चलिए इसको भी छाप लीजिए भैया। हो गया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों, उसको देखते हैं। देखिए अगला क्या है? गॉस की प्रमेय, ठीक। गॉस की प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय तथा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग को देखना है। देखिए गॉस की प्रमेय सबसे पहले, अब देखिए इसको भी बताया है, इसलिए बच्चों यहां पर हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है, ध्यान देना, इसको भी हम डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों हम डाल देंगे, वहां से गॉस की प्रमेय और इसका अनुप्रयोग दोनों देख लेना। तो गॉस की प्रमेय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है बच्चों? गॉस की प्रमेय के लिए भैया होता है पाई ई बराबर, क्या होता है? पाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यही तो होता है, किसी गॉसियन पृष्ठ के से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है? वो आवेश का 1/, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। यही तो होता है गॉस की प्रमेय। तो ये गॉस की प्रमेय 1 नंबर में भी पूछ लेता है केवल प्रमेय लिखने को, ठीक। केवल क्या होता है? प्रमेय लिखने को। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, हमने क्या बताया कि किसी गॉसियन पृष्ठ के, लिख सकते हैं बच्चों कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का, ठीक, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक। एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यही तो होता है ना भैया? यही तो होता है बच्चों कि एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक। अब इसके अनुप्रयोग में भी जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अनुप्रयोग में बच्चों जैसे अगर देख लें तो यहां पे बोलेगा एक, जैसे एक समान रूप से
समान रूप से समतल आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यहां पे जो फार्मूला होता है बच्चों वो E बराबर हो जाता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसको करवाया है इसीलिए बोल रहे हैं। और दूसरा एक होता है बच्चों कि जैसे दूसरा होता है भैया यहाँ पे समतल आवेशित है, तो वहां पे एक और बोलता है कि समतल आवेशित अचालक चादर के निकट या कारण, अचालक, ठीक है, चादर के कारण या फिर चालक कह लें। ठीक, इसके निकट में जो बोलता है उसके लिए जो फार्मूला होता है भैया वो E बराबर होता है, ठीक है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 2 एप्सिलॉन नॉट। एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण या के निकट बोलता है। ठीक है ना, क्या बोलता है? अनंत विस्तार वाली, अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की, ठीक है ना, जो चालक, अनंत विस्तार की चालक के निकट जो तीव्रता पूछता है, तो इसके लिए एक होता है बच्चों E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। ठीक, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में बच्चों, अक्सर 2 नंबर में। तो कुछ ये भी टॉपिक 2 से 3 टॉपिक और हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखना बच्चों, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं ये। गॉस की प्रमेय और अनुप्रयोग आपको हर हाल में तैयार करना पड़ेगा। देखिए ये 1 शॉट है, तो यहाँ पर भैया ज़्यादा से ज़्यादा आपके वही टॉपिक हम बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। नहीं बताने का क्या, तो पूरा का पूरा एक तरफ से गाथा पूरा रामायण लेकर चलेंगे तो फिर बचेगा ही क्या। फिर ये भी होगा कि हम तैयार क्या करें, क्या कुछ पढ़ें। तो यहाँ पर हम वही टॉपिक आपको हम सजेस्ट करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के जिनके ज़्यादा चांसेस है। जैसे भैया गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छी व निरक्षी स्थिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटे छोटे वाले टॉपिक भी आपने देख लिया, तो चलिए जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में इक्का दुक्का ऐसे न्यूमेरिकल भी हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल हम यहाँ नहीं लेकर चल रहे हैं भाई, न्यूमेरिकल हमारा भी टारगेट नहीं है। न्यूमेरिकल तो वैसे भी हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहाँ से देख लेना। बट अभी जो 1 शॉट में ज़्यादा हम लेकर चलेंगे बच्चों, आपके टॉपिक लेकर चलेंगे। ठीक, न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपके पास बुक भी है, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, वहां से प्रैक्टिस करते रहिए। बट 1-2 क्वेश्चन कैसे आते हैं चलिए उनको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी बेहद ज़रूरी है भैया आपकी जानकारी के लिए। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसे दिखा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करना है। तो देखिए ऐसे भी हमने बोला ना, आप बस एक समझ लीजिए, अब आप चाहे इस पे 10 क्वेश्चन बन जाए, हमसे क्या मतलब है, हमको तो अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है ना रसगुल्लों। देखिए कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव इतने न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो मतलब भैया यहाँ पे ई का मान दे रहा है। किसका मान दे रहा बच्चों? ई का मान दे रहा है। ई का मान कितना दे दिया है, तो कह रहा है कि 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है ना, न्यूटन प्रति कूलाम बोल दिया। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है कि 30 अंश के कोण पर रखा है बबुआ, तो थीटा बराबर कितना हो गया? 30 अंश। फिर कह रहा है कि उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लग रहा है, तो यहाँ पे टाउ का मान भी दे दिया बच्चों। टाउ का मान दे दिया है कितना, तो 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण। ठीक, तो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कर देना है अपने को। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो P का मान निकालना है। तो भैया अभी जो हमने एक फार्मूला देखा था बच्चों कि टाउ बराबर PE sin थीटा,
कुछ दिमाग में घुसा भैया? ये भी डेरिवेशन हमने देखा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। इसी पर इसका हम निपटारा करेंगे। देखिए हमसे पूछ रहा है पी का मान, ना कि टाउ का मान। तो भैया हम लिख सकते हैं इसको पी बराबर, इस फार्मूले पर पक्षांतर करेंगे तो टाउ ऊपर हो जाएगा और नीचे ई साइन थीटा बच जाएगा, है ना बच्चों। तो यहां पे भैया p बराबर कितना हो जाएगा, टाउ का मान कितना, 6 गुणे 10 के घात माइनस का 24, 6 गुणे 10 के घात माइनस का 24 टाउ का मान हो गया बच्चों। ठीक, नीचे देखते हैं ई कितना है, 10 की घात 5 है, गुणे भैया कितना है, यहां पे याद रखना साइन थीटा, तो साइन 30 अंश, कितना बच्चों, साइन 30 अंश। तो p बराबर ध्यान से देखिए, इसको ऊपर अगर भेज दें तो 6 गुणे 10 के घात, भैया ये 24 है, माइनस का ये भी ऊपर जाएगा माइनस का 5, 24 5 माइनस का 29, और नीचे कितना हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान 1/2, भैया बटे 1 है, ऊपर चला जाएगा। p बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, तो 12 गुणे 10 के घात माइनस का 29। ठीक, इतना क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं, कैपिटल में लिखा है तो कूलाम मीटर, इतना भी लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको कोटिमान के रूप में सही से लिखेंगे तो 1.2 गुणे 10 के घात माइनस 28 भी, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना, या 12 गुणे 10 के घात माइनस का 29। ठीक, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान। तो इस फार्मूले पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है भैया, चलिए जैसे और भी देख लेते हैं, और एक है इसमें इंपॉर्टेंट, उसको भी निपटा देते हैं। ठीक, चलिए जैसे ये एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश प्लस 9e तथा e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर रखे हैं, और आगे है कि उनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रख दिया जाए कि वो संतुलन की अवस्था में हो जाए। अब देखिए इसमें क्या है, यहां तो बच्चों 9e और e दे दिया है, कभी कभार यहां पर वैल्यू दे देता है, क्या करता है, मान दे देगा, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे आपका दे देगा, जैसे यहाँ पे भैया आवेश को आवेश ना दे करके, मतलब ई ना दे करके, जैसे 9 माइक्रोकूलाम, यहाँ पे ऐसे 1 माइक्रोकूलाम, या फिर ऐसे बोल देगा कि भैया जैसे 3 गुणे 10 के घात माइनस 7 ऐसा कुछ दिया, इसका 2 गुणे 10 के घात माइनस 7, व्हाटएवर कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर इसको समझना, ये आपका जो होता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, सेम उसी के पर अप्लाई होगा। ठीक, जैसे क्या है, दो आवेश हैं, ठीक, क्या है, नहीं इस पे कूलाम के नियम पर चलेगा, सॉरी कूलाम के नियम पर। तो जैसे दो हैं, एक प्लस 9e है, ठीक है ना, प्लस 9e है बच्चों, और यहां पे दूसरा है भैया प्लस e, क्या है, प्लस का e है। ठीक, दो बिंदु आवेश हैं यहां से, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 16 सेमी की दूरी पर हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, वो पूरी की पूरी भैया दूरी कितना है, तो पूरी दूरी की बात कर लें तो 16 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि इनके बीच एक मतलब आवेश क्यों को कहां पर रख दिया जाए। मान लेते हैं कि हम इनके बीच में किसी बिंदु पर, मतलब यहां पर कोई बिंदु हम, मतलब कोई आवेश क्यों रख दें, कितनी दूरी पर, तो भैया यहां से मान लेते हैं x दूरी पर हमने रख दिया। तो अब जरा एक चीज बताना बच्चों, ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप लोग बताइएगा भैया। टोटल 16 है, इतनी दूरी x है, तो भैया 16 में से हम x वाली घटाएंगे तो बाकी बची दूरी 16 माइनस x, ये हमको पता चल गई ना रसगुल्लों। अब इस वाले 9e और q के लिए हम बल निकाल लेंगे, और इस वाले के E और Q के लिए बल निकाल लेंगे, दोनों बराबर की अवस्था में कर देंगे, वही से हमको दूरी पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम F1 निकालेंगे, F1 बराबर निकालेंगे तो भैया फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान तो बच्चों 9e ही रख देंगे, और Q2 का मान तो Q हो गया है, अपान नीचे R स्क्वायर, तो भैया इसके लिए जो दूरी है x है, तो बच्चों x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से F2 निकाल लेंगे भैया, F2 इधर का, तो इधर के लिए निकालेंगे बच्चों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा भैया। तो यहां पे अब की बार उधर E है, ठीक, ये तो आवेश क्यों है ही, नीचे भैया इसके बीच की दूरी क्या है, 16 माइनस एक्स है, तो ये 16 माइनस एक्स
का स्क्वायर हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है ना। अब कह रहा है भैया कि कहाँ पर रख दें, कि बच्चों कह रहा है कि वो संतुलन हो जाए। तो रसगुल्लों संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में कह रहा है, ठीक, संतुलन की अवस्था करेंगे तो भैया F1 बराबर हम F2 कर देंगे, तभी तो पता चलेगा ना बच्चों। ठीक, कि कहाँ पर रखें कि वो संतुलन की अवस्था में हो जाएं, दोनों बराबर कर देना है बच्चों। तो भैया F1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9a गुणे Q/x² बराबर इधर वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा भैया क्या चीज़, E गुणे Q/16 - x²। कुछ कटने वाली चीज़ें हैं बबुआ, काट देते हैं ना, ये तो भैया कैंसिल हो गया। अब देखिए E गुणे क्यों कट गया, ठीक है ना। बचा क्या है जरा गौर से देखना, क्या बचा हुआ है बच्चों, यहाँ से भैया 9/x², तो भैया 9/x² बच गया, बराबर भैया इधर कितना बचा 1/16 - x²। इसको अगर लिखना चाहें, ध्यान समझिए, इसको हम 3/x पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं, होगा कि नहीं बताइएगा, होगा बच्चों, बिल्कुल होगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर x²। इसको भी 1/16 - x, इसको हम पूरे का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम इसको काट सकें, बच क्या गया भैया, देखिए 3/x बच गया, यहाँ पे 1/16 - x बच गया। अब इसका क्रॉस गुणा करा देते हैं, 16 तियाँ 48 हो गया, माइनस 3 एकम 3x बराबर x एकम x हो गया। ठीक है ना, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए हम क्या करते हैं भैया, इस चीज़ को, इसको उधर भगा देते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 48 बराबर, ये माइनस का 3x है, उधर भेज देते हैं प्लस का 3x और x, या फिर इसको हम सही से लिख सकते हैं x बराबर, मतलब सॉरी ऐसे 4x लिख सकते हैं बराबर कितना, ये 48 हो गया। तो x बराबर 4 बरहियम 48, यानी 12 चौके 48 हो गया, है ना बच्चों। तो ये हो गया x बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर, ठीक, x बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब अगर हम 9 जो ये है, इससे अगर x दूरी पर बोले तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई आवेश रख दें तो वो संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से भैया इसमें देखिए न्यूमेरिकल और भी ज़्यादा हैं, बट बोल रहे हैं ना कि न्यूमेरिकल हम यहाँ नहीं लेकर चलेंगे। न्यूमेरिकल के लिए बच्चों अलग से प्लेलिस्ट बना भी दिया है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो रसगुल्लों प्यार से लाइक ज़रूर कर देना। इस मेहनत के लिए भाई काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए ऐसा कंटेंट तैयार करने में, इसलिए भैया प्यार और सपोर्ट तो भरपूर देना। ठीक है, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।